तो कैसे आप सभी। तो आज हम जो सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं वो 12th आर्ट्स के लिए पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट करेंगे हम, और पार्ट सेकंड स्टार्ट करेंगे स्वतंत्र भारत की राजनीति। इसके 8 या 9 लेक्चर आएंगे कंप्लीट हमारे लिए। और पहले मैं कुछ बुक्स की जो समरी है वो बताऊंगा, फिर उसके बाद में हम बुक्स की चीज़ों को समराइज़ करके नोट्स के रूप में देखेंगे एक एक को। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। पहला, ये ये बुक का आपका इंटरफेस है। देखो, मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके सामने बुक भी ओपन है और नोट्स भी ओपन है। तो बुक्स में कौन कौन सी चीज़ें काम की होती है वो मैं आपको हाईलाइट भी कर देता हूँ और समझा भी देता हूँ। तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे, बुक्स के चैप्टर में ये आपकी एक समरी नाम की चीज़ दे रखी है। भाई बुक्स में इस चैप्टर में ये चीज़ें होने वाली है। तो मैं मेन टॉपिक्स बता देता हूँ कि इस चैप्टर ये डायरेक्शन देगा, ये टॉपिक हमें ये बताएगा। तो आज़ादी मिली लेकिन बंटवारा भी हुआ। ठीक है, बंटवारे के कारण बड़े पैमाने पर हिंसा हुई, लोग विस्थापित हुए और धर्मनिरपेक्ष नाम भारत की धारणा पर आंच भी पहुंची। इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। देशी रियासतों के बारे में जानेंगे कि उनको किस प्रकार से मिलाया गया और उनको मिलाने में किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। ठीक है, देश के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग भाषाई आधार पर अलग अलग धारणाएं उभर रही थी। ठीक है, राज्य अलग अलग भाषाओं के आधार पर मांग कर रहे थे। लोगों की आशंकाओं को ख्याल रखते हुए अंदरूनी सीमाओं पर फिर से तय करनी थी, अंदरूनी सीमाएं फिर से तय करनी थी, जो भी है। ये है किताब की समरी, और ये है आपका इंटरफेस चैप्टर का। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने बुक्स खोल रखी है, तो मैं जो अंडरलाइन कर रखा हूँ वो कर रहा हूँ, उनको आप ध्यान रखेंगे और मेन बातें की बात कर दे। चैप्टर का नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौती। इन द सेंस क्या कह रहा है कि देश का विभाजन हुआ तो उसके सामने देश को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। तो स्टार्ट करते हैं। सन 1947 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे बने। उन्होंने संविधान सभा का विशेष सत्र संबोधित करते हुए एक भाषण दिया, भाग्यवती से चिर प्रशिक्षित भेंट या ट्रस्ट विथ डेस्टिनी। ये एक नंबर का सवाल पूछता है बार बार, ये आप अंडरलाइन कर लेंगे। समराइज तौर पे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन से पीएम ने भाग्यवती चिर प्रशिक्षित भेंट भाषण दिया था। तो पीएम कौन थे, फर्स्ट पीएम कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने दिया था। ये थोड़ा आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और इस आज़ादी की लड़ाई में कुछ बातें सामने आई, दो बातें निकल कर सामने आई। पहली, आज़ादी के बाद देश में एक लोकतांत्रिक सरकार का देश को शासन लोकतांत्रिक सरकार के द्वारा चलाया जाएगा, और ये सरकार है ना सबके भले के लिए काम करेगी। क्या बोलना चाह रहा है कि देश, ठीक है, आज़ादी के बाद दो बातें सामने आई। पहला, लोकतांत्रिक सरकार का गठन करना, कि देश का जो शासन है ना वो लोकतांत्रिक सरकार के हिसाब से चलेगा। ठीक है, दूसरा, ये जो लोकतांत्रिक सरकार है ना सभी वर्गों हेतु काम करेगी। इन समझ में आ गया, सबकी भलाई के लिए काम करेगी। ये दो बातें निकलकर सामने आई। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जो मेन बातें मैं हाईलाइट करवा देता हूँ। अब देश के सामने 3 चुनौतियों का सामना करना पड़ा था देश को। वो कौन कौन सी चुनौतियाँ थी। पहली चुनौती थी कि एकता के सूत्र में बांधे रखना। क्या थी, एकता के सूत्र में बांधे रखना। ठीक है, भारतीय समाज में सारी विविधता की जगह हो। इसका मतलब ये हुआ कि भारत में अनेक भाषा बोलने वाले लोग थे। ठीक है, सभी धर्मों के लोग थे, अलग अलग अनुयायियों के लोग थे, अलग अलग संस्कृति को मानने वाले लोग थे। ठीक है, उनको एक कैसे रखा जाए, उनको एकजुट कैसे रखा जाए, ये भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी। अर्थात राष्ट्रीय एकता और अखंडता की सबसे बड़ी चुनौती थी। मैं एक्सप्लेन करूंगा, अभी आपके बुक्स के हिसाब से चलो, नोट्स के हिसाब से आगे देखेंगे। ठीक है, दूसरी चुनौती थी कि लोकतंत्र को कायम करने की चुनौती। दूसरी चुनौती क्या थी, लोकतंत्र को कायम करने की। अर्थात संविधान में मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई थी। हर नागरिक को मतदान का क्या था, अधिकार प्राप्त था। भारतीय संविधान में संसदीय आधारित प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र को अपनाया है। प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र का मतलब समझ रहे हो, जो सरकार बनेगी, जो सरकार का निर्माण होगा ना वो जनता के द्वारा होगा, और कितने साल के लिए होगा, 5 साल के लिए होगा। ठीक है, मतलब क्या है, एक ऐसी सरकार का निर्माण करना जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था से कायम हो। ठीक है,
ये अब बात करेंगे आगे। नेक्स्ट नेक्स्ट थर्ड चुनौती क्या थी कि एक ऐसे विकास का निर्माण करना जो समूचे समाज का भला करे। समूचे समाज में समाज के सभी वर्गों का क्या करे, भला। मतलब क्या है, ये समाज किसी विशेष वर्ग को बढ़ावा ना दे, अर्थात ये सरकार किसी विशेष वर्ग को बढ़ावा ना दी। ठीक है, समाज की एक ऐसा समाज जिससे समूचे समाज का भला हो, ना कि किसी विशेष तबके का। सामाजिक रूप से वंचित वर्ग तबकों, धार्मिक, सांस्कृतिक, अल्पसंख्यक समुदाय की विशेष सुरक्षा की जाएगी। इसमें लोकतांत्रिक कल्याण के उन लक्ष्यों को स्पष्ट किया जाएगा। और यह चुनौती थी आर्थिक विकास की, कि गरीबी को कैसे खत्म किया जाए और उनको खत्म करने के लिए किन किन नीतियों का पालन किया जाए। ये थर्ड चुनौती थी, अर्थात आर्थिक विकास की चुनौती थर्ड चुनौती थी। ठीक है, तो आगे देखते हैं और किताब में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। जो जो चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूँ। अब बात आ जाती है विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास। ये तीनों वर्ड अलग अलग हैं। ठीक है, 14-15 अगस्त 1947 को दो राष्ट्रों का विभाजन हुआ। पहले आपके किस नाम से जाना जाता था, ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया के नाम से जाना जाता था। ब्रिटिश इंडिया को 14-15 अगस्त को दो चीज़ों में बांट दिया। पहला था भारत, दूसरा था पाकिस्तान। आई होप कि समझ में आया होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ब्रिटिश इंडिया को भारत और पाकिस्तान के रूप में बांटा गया। ठीक है, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि मुस्लिम लीग द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात करी थी। ये एक नंबर का सवाल बन गया कि किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात करी, मुस्लिम लीग ने। ठीक है, और कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के जो द्विराष्ट्र सिद्धांत था ना और पाकिस्तान की मांग था ना, उसका क्या किया था, विरोध किया था। ठीक है, जो मेजर लाइनें मैं बता रहा हूँ वो उन चीज़ों को आप अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, विभाजन की प्रक्रिया कैसे हुई, तो पहला था ब्रिटिश इंडिया था, उसके दो भाग हो गए, भारत और पाकिस्तान के नाम से तो बंटवारा हो गया। ठीक है, और ये बंटवारा धार्मिक अल्पसंख्यक के आधार पर हुआ था, धार्मिक समुदाय के आधार पर हुआ था। थोड़ा ध्यान रखेंगे, ये अंडरलाइन कर लेंगे वर्ड। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट, खान अबुल गफार खान पश्चिमी सीमा प्रांत के क्या थे, निर्विवाद नेता थे। उन्हें प्रसिद्ध उन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता थे। वो एकदम द्विराष्ट्र सिद्धांत के क्या थे, खिलाफ। द्विराष्ट्र सिद्धांत का मतलब एक ही है कि एक राष्ट्र का दो भागों में बढ़ जाना। ठीक है, ब्रिटिश इंडिया मुस्लिम बहुल प्रांत पंजाब और बंगाल में अनेक इससे बहुसंख्यक गैर मुस्लिम आबादी वाली थे, और यह फैसला करना मुश्किल था कि दोनों प्रांतों में बंटवारा धार्मिक आधार पर होगा या अन्य। ठीक है, 14-15 अगस्त 1947 को यह फैसला नहीं हो पाया था कि पंजाब और बंगाल का बंटवारा सबसे बड़ी त्रासदी होगा या किसका हिस्सा होंगे ये। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, चौथी जो प्रॉब्लम थी वो थी अल्पसंख्यकों की। ठीक है, क्योंकि दोनों सीमाओं के दोनों तरफ क्या थे, अल्पसंख्यक थे। क्लियर हो गया। और अब बात कर लेते हैं विभाजन के विभाजन के परिणाम क्या क्या निकले। विभाजन के परिणामों की बात करें तो आज़ादी का स्थानांतरण पहला पॉइंट उठाएंगे। ये स्थानांतरण, ये विभाजन हुआ था, अचानक हुआ था, आकस्मिक हुआ था, अनियोजित होता है, बिना प्लानिंग के हुआ था, त्रासदी भरा था, दुखद भरा था। ठीक है, पहला पॉइंट याद रखेंगे। विभाजन के परिणाम क्या निकला, इससे बड़ी संख्या में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान, अर्थात भारत से पाकिस्तान, पाकिस्तान से भारत, बड़ी संख्या में लोगों का स्थानांतरण हुआ। ठीक है, ये फोटो आप देख सकते हो अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या आई, लोग अपना घर बार छोड़ने के लिए मजबूर हुए। वे सीमा के एक तरफ से दूसरी तरफ गए। इस क्रम में लोगों को बड़ी संख्या में बड़ी विपत्ति का सामना करना पड़ा था। लोगों के एक तरफ के अल्पसंख्यक अपने घरों को छोड़ भाग खड़े हुए और अस्थायी तौर पर उन्हें शिविरों में पनाह लेनी पड़ी। दूसरा पॉइंट क्या है, लोगों का विस्थापन। इसका मतलब क्या हुआ कि लोग, ये जो विभाजन हुआ अचानक से हुआ, त्रासदी भरा था, लोगों को पता ही नहीं चला कि कब क्या हो गया। लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा, एक सीमा से दूसरी सीमा में यानी कि पाकिस्तान से भारत और भारत से पाकिस्तान की तरफ आना पड़ा। ठीक है, और अपने घर बार छोड़ने की वजह से इस शिविरों में पनाह लेनी पड़ी। ठीक है, दूसरी बात है, अक्सर लोगों ने पैदल चलकर यह दूरी तय करी। हजारों की तादाद में औरतों को अगवा कर लिया गया, उन्हें जबरन शादी करनी पड़ी और अगवा करने वालों का भी धर्म भी अपनाना पड़ा। इन द सेंस, महिलाओं और बच्चों के साथ क्या हुआ, अत्याचार हुआ। कि जिन मुस्लिम लोगों ने हिंदू धर्म के लोगों को बोला कि भाई तुम या तो हमारा धर्म एक्सेप्ट कर लो या फिर मरने के लिए तैयार हो, या फिर सेम चीज़ विपरीत हुई।
ठीक है। तो हम इसमें पॉइंट देखेंगे महिला और बच्चों के अत्याचार, उनके साथ कैसे अत्याचार हुआ, ये सब चीज़ें इसमें कन्वर्ट हो गई। ठीक है। नेक्स्ट है हिंसात्मक घटनाएं। भारत और पाकिस्तान में बहुत सारे अल्पसंख्यकों की जान चली गई, मारकाट हुआ, बहुत बड़ी लेवल पर त्रासदी हिंसा हुई और जिससे हिंसात्मक घटनाएं सामने आई। नेक्स्ट वित्तीय संपत्ति का बंटवारा। इसका मतलब है भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ उसमें टेबल, कुर्सी, टाइपराइटर, पुलिस के वाद्य यंत्रों तक का भी क्या हुआ, बंटवारा। सरकारी, रेलवे और कर्मचारियों का भी बंटवारा हुआ कि कौन पाकिस्तान में जाएगा, कौन हिंदुस्तान में रहेगा। हिंसात्मक भयानक विभाजन था। ये कैसा विभाजन था, हिंसात्मक और भयानक डरावना। लगभग 80 लाख लोगों का घर बार छोड़ना पड़ा था, लगभग 80 लाख लोगों को स्थानांतरण करना पड़ा था और इसमें 5 से 10 लाख लोगों को क्या करनी पड़ी थी, अपनी जान गंवानी पड़ी थी। ये ध्यान रखेंगे, 5 मिनट मैं समझा दूंगा समराइज करके, अभी किताब के हिसाब से चलो। ठीक है। और यह विभाजन धार्मिक आधार पर हुआ था, ये किताब ही बोल रही है। ठीक है, आ जाओ। और थोड़ा ध्यान रखेंगे, मुस्लिम लीग का गठन मुख्य तौर पर औपचारिक रूप से भारत के मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए हुआ था और मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र मांग करने के लिए एतबार थी, हमेशा प्रयासरत रही थी। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे, मुस्लिम लीग का क्या पॉइंट ऑफ व्यू था, ये पॉइंट ऑफ व्यू था। ठीक है, वो अलग से मुसलमानों के लिए अलग से राष्ट्र की मांग करना चाह रही थी हमेशा से। ठीक है, और अब आ जाते हैं रजवाड़ों का विलय। रजवाड़े मतलब देसी रियासतों का विलय। ठीक है, ये किस प्रकार हुआ तो ये देखेंगे इसमें तो एक एक को देख लेते हैं क्या क्या है। ब्रिटिश प्रभुत्व वाले प्रांत थे। कैसे प्रांत थे, ब्रिटिश प्रभुत्व वाले प्रांत थे। ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांतों पर अंग्रेजी का सीधा नियंत्रण था। ठीक है, और दूसरी तरफ छोटे छोटे आकार के कुछ ऐसे राज्य थे जिन्हें रजवाड़ा कहा गया था, उन्हें छोटे राजाओं का क्या था, उनके ऊपर नियंत्रण था। राजाओं ने ब्रिटिश राज की अधीनता या ना कहे कि सर्वोच्चता स्वीकार कर रखी थी। उन्होंने भी ब्रिटिश का कंट्रोल, उनके ऊपर भी ब्रिटिश का कंट्रोल था, लेकिन पूर्णतः नहीं था। समस्या क्या थी, भारत में 565 रियासतें थी और इन रजवाड़ों को कैसे एक किया जाए, इन रजवाड़ों को भारत में कैसे मिलाया जाए, ये भी एक प्रमुख समस्या थी। क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन ने उनके सामने ऑप्शन रखा था कि या तो आप भारत में शामिल हो जाओ या पाकिस्तान में शामिल हो जाओ या फिर स्वतंत्र रह सकते हो। जब स्वतंत्र रहने का फैसला आ ही गया तो उनका शायद मानना यही था कि हम स्वतंत्र रहे, लेकिन अखंड भारत के सामने एक चुनौती थी कि इन देशी रियासतों को अगर अलग होने का मौका दिया गया तो भारत एक नहीं हो पाएगा। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की प्रयास से भारत एक हो पाया और देशी रियासतों के सामने एक फैसला था कि वो भारत में शामिल हो जाए। ठीक है, लेकिन वो भारत में शामिल होने के लिए तैयार नहीं थी और यही भारत के लिए खतरा मंडरा रहा था। ठीक है, चलो आगे ये देखो, इस मैप को ढंग से समझने की कोशिश करो। ब्रिटिश भारत येलो में जो डार्क हो रखा है वो ब्रिटिश भारत है, अर्थात आप देख रहे हो जहाँ जहाँ येलो मार्क हो रहा है यहाँ ब्रिटिश का कंट्रोल है डायरेक्ट। ठीक है, और जहाँ पर येलो को छोड़कर जो भी डार्क हो रहा है ये सब क्या है, देसी रियासतें। थोड़ा ध्यान रखेंगे इनके बारे में। ठीक है, सबसे पहले जो आज़ाद होने की घोषणा करी थी वो त्रावणकोर के राजा ने, तो ये याद रखेंगे, त्रावणकोर ने सबसे पहले आज़ाद होने की घोषणा करी थी। उसके बाद हैदराबाद के निजाम ने घोषणा करी थी। ठीक है, स्वतंत्र भारत संग्राम का लक्ष्य एकता और आत्मनिर्णय के साथ साथ लोकतंत्र का रास्ता भी अख्तियार करना था, यानी कि भारत को एक बनाए रखना और लोकतंत्र व्यवस्था स्थापित करना। सरकार का नजरिया क्या था, हम ये देखेंगे। कुछ देशी रियासतें ऐसी थी जो भारत के कहने पर शामिल हो चुकी थी, लेकिन कुछ रियासतें ऐसी भी थी जो अपनी मनमानी कर रही थी या भारत में शामिल नहीं हो रही थी। ठीक है, और देशी रियासतों को एक करने के लिए और मिलाने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, ये याद रखना, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या है। पहला सवाल ये क्या है, रजवाड़ों को भारतीय संघ में अंग बनाने के लिए सहमति पत्र था। ये रजवाड़ों को भारतीय संघ का हिस्सा बनाने के लिए सहमति पत्र था, लेकिन जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर और मणिपुर ये रियासतें थी जो अपनी मनमानी कर रही थी, ये शामिल होने के लिए नाटक कर रही थी। इनको शामिल करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए गए थे, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद में हैदराबाद के बारे में आगे पढ़ेंगे। ठीक है भाई, हैदराबाद को कैसे मिलाया गया था। यहाँ ये थोड़ा किताब में दे रखा है 1 नंबर का कि आंदोलन को देख निजाम ने लोगों के खिलाफ एक अर्धसैनिक बल रवाना किया था, उसे रजाकार कहा जाता है। ये नोट्स में नहीं है, ये आप अंडरलाइन कर लेंगे। और रजाकार कौन है कि
हैदराबाद के निजाम ने एक अर्धसैनिक बल तैयार किया था और इसे क्या नाम दिया गया, रजाकार। थोड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक है। और मणिपुर का भी देखेंगे हम किस प्रकार से मणिपुर को मिलाएगा, लेकिन किताब में ये लाइन दे रखी है, अंडरलाइन कर लेना। मणिपुर भारत का पहला भाग था जहां सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाया गया था। ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव हुए थे, ठीक है, ये याद रखना आप, ठीक है। नेक्स्ट, राज्यों का पुनर्गठन। किस प्रकार से राज्यों को पुनर्गठन किया गया, राज्यों को दोबारा मिलाया गया भारत में, भाषा के आधार पर हुआ चाहे अन्य आधार पर हुआ, ठीक है। राज्य के पुनर्गठन के लिए आपकी फजल अली की अध्यक्षता में आपको पता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था, ठीक है, वो आप आगे देखेंगे। लेकिन ध्यान रखिए क्या है, प्रांतों की सीमाओं को इस तरह से तय करने की चुनौती थी कि देश की भाषाई और सांस्कृतिक बहुलता की झलक मिले और साथ ही राष्ट्रीय एकता भी खंडित ना हो, ठीक है। ध्यान रखें कि 1920 में कांग्रेस अधिवेशन जो कि नागपुर में हुआ, उसमें भारतीय राज्यों के पुनर्गठन की मांग को आधार को क्या कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया था, ठीक है। ये आपकी किताब ने दे रखा है ऊपर जो लिखा रहा, ठीक है। और सबसे पहला जो राज्य बना था 1952 में बना था दिसंबर में, कौन सा बना था, आंध्र प्रदेश। और इसके लिए प्रयास किसने किया था, पोटी श्री रामुलु। 56 दिनों की भूख हड़ताल के लिए बाद में ये राज्य बनाया गया था, ठीक है। तो इसमें और मेन काम की बातें कौन सी है वो ये मैं आगे किताब से बता दूंगा, लेकिन ये नोट से बताएंगे। लेकिन ये थोड़ा ध्यान देंगे, सरकार ने 1953 में एक राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया था, किसकी अध्यक्षता में, फजल अली की अध्यक्षता में, ठीक है। और काम था राज्यों की सीमाओं को गौर करना, राज्य की सीमाएं डिसाइड करना, राज्यों की सीमाओं का निर्धारण वहाँ पर बोली जाने वाली भाषा के आधार पर होना चाहिए। जो भी बाउंड्री डिसाइड करोगे ना, तो उसकी बाउंड्री का आधार क्या होना चाहिए, वहाँ पर बोली जाने वाली भाषा। 1956 में एक कानून बनाया, राज्य पुनर्गठन अधिनियम। और इस अधिनियम के आधार क्या था, इस अधिनियम में डिसाइड किया गया कि 14 राज्य बनाए जाएंगे और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाएंगे। 14 राज्य और 6 यूटीज यानी कि केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाएंगे, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखेंगे। इसके अलावा तो इंपॉर्टेंट चीज़ें दे नहीं रखा। हाँ, ये थोड़ा ध्यान देंगे कि कौन सा राज्य कब बना था, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान देंगे आप। 1960 में 2 राज्य बनाए गए, महाराष्ट्र और गुजरात बनाए गए थे, ठीक है। 1972 में मेघालय बना, 1972 में क्या है, मेघालय बना, ठीक है। और मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश बना 1987 में, ठीक है। नागालैंड बना 1963 में, ये ध्यान रखेंगे। 3 राज्य और थे जिनको बनाया गया एक साथ, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, सन 2000 में बने। और 2 जून 2014 को तेलंगाना भी बना, ये थोड़ा ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये था किताब की जो मेन बातें आपको अंडरलाइन करनी थी और ध्यान देनी थी। अब हम नोट्स के हिसाब से देख लेते हैं, चीज़ों को अच्छी तरीके से याद करवाने की जिम्मेदारी अपनी है। तो स्टार्ट करते हैं मेन बात यहाँ से समराइज करके। चलो, हमने पहले किताब में बात पढ़ी, शुरू स्टार्टिंग में पढ़ा था कि 14-15 अगस्त को मध्यरात्रि को हमारा जो भी विभाजन हुआ, ठीक है, उसमें उसके संविधान सभा की विशेष सत्र को संबोधित करते हुए हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो कि कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने भाषण दिया। जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने भाषण दिया। भाषण का नाम क्या था, भाग्यवधु चिर प्रशिक्षित भेंट या ट्रस्टी विथ डेस्टिनी। ये याद रखेंगे, PY को 2016 में बार पूछा गया था ये, और इस बार पूछने की संभावना ज़्यादा है। एज इट इज नोट्स की तरह याद रखेंगे आप। दूसरा जो विभाजन हुआ धार्मिक आधार पर, विभाजन कैसे हुआ, धार्मिक आधार पर। और विभाजन में आपकी जो कि ब्रिटिश इंडिया के नाम से जाना जाता था, इसके 2 टुकड़े हुए, एक तो भारत के नाम से, एक पाकिस्तान के नाम से। आई होप कि आपको समझ में आया होगा मेन चीज़ें। मैं यहाँ पर जो नोट्स ले रहे हैं पर समराइज तरीके से ले रहे हैं, जो मेन बातें हैं उनको याद रखना है। चलो, देश के सामने 2 चुनौतियाँ जो थी, 3 चुनौतियाँ जो प्रमुख चुनौतियाँ थी वो देख लेते हैं कौन कौन सी थी। पहली चुनौती थी राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखने की, किस प्रकार से देश को एक बनाया जा सके। दूसरी चुनौती थी लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम करने की चुनौती थी। तीसरी चुनौती थी आर्थिक विकास और नीति निर्धारण की चुनौती थी। सबसे अच्छी बात है, NCERT ने बोला है पहला चैप्टर इसी के नाम पर है, सेकंड चैप्टर इसी के नाम पर है और थर्ड चैप्टर इसी के नाम पर है। मतलब तीनों चुनौती के नाम पर 3 चैप्टर दे रखा है। ये सबसे अच्छी चीज़ है NCERT की। एक एक चुनौती को पढ़ लेते हैं, किस प्रकार से देश को एक, यह प्रमुख चुनौती थी देश के सामने, देश को एक बनाए रखने के लिए। भारत विविधता वाला देश है। विविधता का मतलब भारत में अनेक जातियों के लोग हैं, धर्मों के लोग हैं, वर्गों के लोग हैं या भाषाओं के लोग हैं, संस्कृति को मानने वाले लोग रहते हैं,
ठीक है, इनको कैसे एक रखा जाए, इनको कैसे एक रखा जाए, ये भी एक चुनौती थी। साथ ही साथ भारत में 565 रियासतें भी, उनको भी देश में कैसे मिलाए रखा जाए और उनको एक कैसे रखा जाए, ये भी एक अखंड भारत के सामने एक प्रमुख चुनौती थी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये डेटा क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, चुनौती समझ में आ गई, ये एक चुनौती थी। दूसरी चुनौती है लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम करने की। दूसरी चुनौती कौन सी है? लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम करने की। भारत में लोकतंत्र व्यवस्था को कायम करने के लिए संसदीय लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व मॉडल को अपनाया गया। इस मॉडल को अपनाया गया, ठीक है, मतलब चुनाव करवाना था। और उस टाइम भारत में लगभग 15% लोग ही पढ़े लिखे थे। और इस चुनाव आयोग के सामने चुनौती थी किस प्रकार से लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम करना है, किस प्रकार से चुनाव करवाना है, ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। और किस प्रकार से एक लोकतांत्रिक सरकार का गठन करना है, और ये लोकतांत्रिक सरकारें समतामूलक समाज का विकास किस प्रकार से करेगी। ठीक है, ये सब भी एक चुनौती थी प्रमुख। ठीक है, तीसरी चुनौती थी नीति निर्धारण की। तीसरी चुनौती कौन सी थी? नीति निर्धारण की चुनौती थी। मतलब ये जो लोकतांत्रिक सरकारों का गठन हुआ है वो किस प्रकार से सभी वर्गों के लिए नीतियों का निर्माण करेगी, उनका विकास करेगी, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो समूचे समाज का भला कैसे हो। ठीक है, किसी विशेष वर्ग को बढ़ावा ना दे ये सरकार, वंचितों का विकास करे, वंचितों के प्रति सुरक्षात्मक सुनिश्चित करे। ठीक है, अब विकास का मतलब यहाँ पर किताब ने दे रखा है कि किस प्रकार से सरकारें वंचितों के प्रति नीतियाँ, कानूनी योजनाएं बनाए ताकि गरीबी कम हो और देश में असमानता कम हो। ठीक है, क्लियर हो गया। 3 चुनौतियाँ आपको समझ में आई होगी आई होप की। पहली चुनौती अगर याद करें तो देश की राष्ट्रीय एकता और अखंडता की, पहली चुनौती याद हो गई। दूसरी चुनौती क्या है? लोकतांत्रिक सरकार बनाने की चुनौती है। दूसरी चुनौती क्या है? लोकतांत्रिक सरकार। तीसरी चुनौती, अगर देश एक हो गया, लोकतांत्रिक सरकार बनेगी, तो तीसरी चुनौती होगी इकोनॉमिकल पॉलिसी या इकोनॉमी पॉलिसी, लोग आर्थिक नीतियाँ बनाने की पॉलिसी। ये क्या मैं समझा पाया हूँ? आई होप कि समझ में आया होगा। आप एक बार दोबारा वीडियो अगर पास्ट हो गया तो आप जाके बैक करके दोबारा देख लेना। ठीक है, अब देश के सामने जो चुनौती आई, देश के सामने चुनौती आई, भारत का विभाजन हुआ। विभाजन के कुछ चुनौतियों का, कुछ कठिनाइयों का, कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ा था। ठीक है, अपन ने बुक से देख लिया, अब एक बार किताब से देख लेते हैं मोटा मोटा, ताकि हमें आइडिया लग जाए कि क्या कहना चाह रहा है ये टॉपिक। अंडरस्टैंड? ठीक है, तो पहला टॉपिक मैं उठाता हूँ कि विभाजन के सामने जो चुनौतियों का सामना करना पड़ा था, विभाजन में आने वाली कठिनाइयों का, चुनौतियों का सामना करना पड़ा था, उसमें पहली है अल्पसंख्यकों की। अल्पसंख्यकों का मतलब क्या है? भारत के इस तरफ पाकिस्तान, बांग्लादेश, आज का बांग्लादेश, पूरी पाकिस्तान, और इस तरफ पश्चिम पाकिस्तान, इन दोनों सीमाओं के सहारे लगभग लगभग अल्पसंख्यक लोग रहते थे। और सीमाओं के दोनों ओर अल्पसंख्यक लोग रहते थे, तो अल्पसंख्यकों पर बहुत सारे यहाँ पर आपसी हमले भी हो रहे थे। और इन हमले के कारण इनके ऊपर क्या हो रही थी? हिंसाएं हो रही थी। और हिंसाओं का सामना कर रहे थे कौन? अल्पसंख्यक सामना कर रहे थे हिंसा का। क्या मैं आता समझेगा? और ये भारत के सामने क्या थी? एक समस्या। ये क्या थी? भारत के सामने एक समस्या कि ये अल्पसंख्यक जाए तो जाए कहाँ। ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ इनके ये हिंसा के शिकार हो रखे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? पंजाब और बंगाल के बंटवारे की समस्या। पंजाब और बंगाल की बंटवारे की समस्या कि आप देखो, सॉरी, कि पंजाब और बंगाल में अनेक हिस्से, यानी कि अनेक क्षेत्रों में बहुसंख्यक मुस्लिम, गैर बहुसंख्यक मुस्लिम लोग थे। इन दोनों क्षेत्रों में गैर बहुसंख्यक मुस्लिम लोग थे। कौन से लोग थे? गैर बहुसंख्यक मुस्लिम लोग। ठीक है, ये लोग किस क्षेत्र में जाए, या पाकिस्तान में जाए या भारत में रहे, 14-15 अगस्त को ये डिसीजन नहीं हो पाया था। क्यों? क्योंकि पंजाब किसका हिस्सा रहेगा, बंगाल किसका हिस्सा रहेगा, ये डिसीजन 14-15 अगस्त को नहीं रहा था। और इस वजह से गैर मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को या लोगों को बहुत सारी समस्या का सामना करना पड़ा था। तीसरी चुनौती क्या आई? कठिनाई। तीसरी कठिनाई आई हमारे सामने मुस्लिम बहुल इलाके क्षेत्रों का निर्धारण। पर जिन क्षेत्रों में मुस्लिम संख्या ज़्यादा है वो क्षेत्र किस तरफ रहेंगे? भारत में शामिल रहेंगे या पाकिस्तान में रहेंगे? क्योंकि एक तरफ आप देखो ना, एक तरफ बांग्लादेश में भी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान जो कि आज का बांग्लादेश है, इसमें भी मुस्लिम लोग थे। और इस तरफ पश्चिमी पाकिस्तान में, इसमें मुस्लिम लोग थे। ठीक है, पाकिस्तान चाहता था कि ये दोनों एक तरफ हो जाए और बीच में भारत पड़ता है, तो ये पॉसिबल नहीं था।
ठीक है। तो इससे एक जगह से दूसरी तरफ इनको कैसे किया जाए, ये भी एक प्रमुख चुनौती थी। ठीक है। तीसरी चुनौती क्या थी, प्रत्येक मुस्लिम बहुल इलाके को पाकिस्तान में जाने के लिए राजी करना कि आप भाई उस तरफ जाओ। ठीक है। तो ऐसा भी नहीं था कि मुस्लिम बहुल हर इलाकाई या हर लोग ही पाकिस्तान में जाने के लिए राजी था, ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं था। और मुस्लिम लीग ने, आपको पता है ना, एक सिद्धांत दिया था। कौन सा था? द्वीप राष्ट्र का सिद्धांत। और इसका विरोध किसने किया था? गफ्फार खान, याद किए, जिसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। इसने विरोध किया था। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है कि पूरे लोग, जो मुस्लिम लोग हैं, वो पूरे के पूरे पाकिस्तान जाने के लिए राजी थे। ठीक है। तो ये भी एक चुनौती थी हमारे सामने। ठीक है। अब आ जाओ, आई होप कि आपको समझ में आया होगा टॉपिक बड़ा। भारत के विभाजन के परिणाम क्या क्या निकले, भारत के विभाजन के परिणाम अब देखते हैं। हमने चुनौतियां देख ली, आने वाली विभाजन में आने वाली कठिनाइयां देख ली। अब हम क्या पढ़ेंगे? भारत के परिणाम, विभाजन के परिणाम कौन कौन से रिजल्ट निकले। पहला, हमने पढ़ा कि ये जो विभाजन है ना, वो कैसे था? अनियोजित, यानी कि बिना प्लानिंग के था। ठीक है। और दुखद भरा था। ठीक है। और इसके अलावा आपको याद हो तो आकस्मिक था, यानी कि अचानक हुआ था। ये किताब की लैंग्वेज याद आ रही होगी। ठीक है। इससे बहुत बड़ी संख्या में एक जगह से दूसरी जगह अल्पसंख्यकों को जाने के लिए मजबूर होना पड़ा था। ठीक है, इस विभाजन के कारण। तो पहला पॉइंट क्या है? आबादी का स्थानांतरण, एक जगह से दूसरी जगह जाना। दूसरा है लोगों का विस्थापन। दूसरा क्या है? लोगों का विस्थापन। लगभग 80 लाख लोग एक जगह से दूसरी जगह से क्या हुए थे? ट्रांसफर हुए थे। यहाँ तक क्लियर हो गया। और कुछ लोगों को तो शिविरों में पनाह भी लेनी पड़ी थी। आपको याद करो, आपको किताब में अंडरलाइन करवाया था। कुछ लोगों को तो शिविरों में पनाह भी लेनी पड़ी थी। एक इसका ये परिणाम था। तीसरा परिणाम था कि महिलाओं व बच्चों को अत्याचार। आप याद करो, महिलाओं को जबरन धर्म परिवर्तन करने के लिए बोला गया था। महिलाओं को जबरन अगवा कर लिया गया था, जबरन शादी कर ली गई थी, बलात्कार किया गया था, अत्याचार किए गए, जैसी घटनाओं का महिलाओं को क्या करना पड़ा था? सामना करना पड़ा था। याद आ रहा है? ठीक है। साथ ही बच्चों को अपने माता पिता से भी, काफ़ी बच्चे अपने माता पिता से बिछड़ गए थे। तो थर्ड क्या है? महिलाओं और बच्चों पर अत्याचार हुए। फोर्थ क्या है? भौतिक संपत्तियों का भी क्या हुआ था? बंटवारा। याद करो, मैंने समझाया था कि कुर्सी, टेबल, सरकारी खजाना, कामकाज, फर्नीचर, मशीन आदि सब का भी क्या हुआ था? इसमें बंटवारा। तो फोर्थ ये है। ठीक है। इसके अलावा फिफ्थ कौन सी है? हिंसक अलगाव। इससे बहुत बड़ी संख्या में भारत के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में दर्दनाक दर्दनाक व अनियोजित हिंसाओं का सामना करना पड़ा था लोगों को। ठीक है। अनियोजित हिंसा का क्या करना पड़ा था? सामना करना पड़ा था। और हम एक निष्कर्ष के तौर पर कह सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन दर्दनाक था, त्रासदी भरा था, भयानक था। ठीक है। तो याद हो गए होंगे पॉइंट, आई होप कि याद हो गए होंगे पॉइंट। एक बार मेरे साथ बोल लीजिए साथ में, ताकि याद हो जाए चीज़ें। ठीक है। आज़ादी का स्थानांतरण। ठीक है। दूसरा था लोगों का विस्थापन। तीसरा था महिलाओं और बच्चों पर अत्याचार। चौथा था भौतिक संपत्ति का बंटवारा। पांचवा था हिंसक अलगाव। याद हो गया होगा। ठीक है। याद रखेंगे, क्योंकि इससे बड़ा सवाल बनाने की गुंजाइश सबसे ज़्यादा है। और मैं फिर कह रहा हूँ, भारत के विभाजन से परिणाम से संबंधित PYQ पूछे गए हैं। और PYQ है 2022 में पूछा गया है, 2023 में पूछा गया है। तो इस बार ये सवाल आने की सर्वाधिक प्रोबेबिलिटी है, संभावना ज़्यादा है। तो इसको ढंग से करें आप तैयार। ठीक है। अब बात करते हैं, तीन बड़े पॉइंट हमारे हो गए। अब बात करते हैं स्वतंत्रता के बाद भारत का एकीकरण किस प्रकार हुआ था, किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा था, क्या क्या हुआ। तो जैसे भारत को एक करेंगे तो भारत ऐसे नहीं कि चलो एक हो गया, ऐसा नहीं है। भारत को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। और उसमें पहली चुनौती थी विस्थापन, विभाजन और पुनर्वास की। भाई जिनका विभाजन हो गया है, जिन लोगों का विस्थापन हो गया है, तो उनका पुनर्वास कैसे किया जाए, उनको दोबारा बढ़ावा कैसे दिया जाए। तो स्वतंत्रता के बाद अल्पसंख्यकों को क्या करना पड़ा था? अपना घर बार छोड़ना पड़ा था बहुत बड़ी मात्रा में, और शिविरों में पनाह लेनी पड़ी थी। उस समय भारत में स्वतंत्रता के बाद में, विभाजन के बाद में, लगभग 12% क्या थे? मुस्लिम भारत में ही रह रहे थे। बहुत बड़ी संख्या है। और इस समस्या का समाधान सरकार ने कैसे निकाला? एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाकर, एक लोकतांत्रिक सरकार कायम करके। यहाँ तक क्लियर हुआ? पहला है विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास की समस्या, और जो कि स्वतंत्र भारत के बाद में क्या क्या है वो आपको बता दिया है। ठीक है। फोर्थ सेकंड है रजवाड़ों का
विलय। सेकंड कौन सी है? रजवाड़ों का विलय। आप याद करो उस टाइम 565 क्या थे? रजवाड़े थे। 565 क्या थे उस टाइम? रजवाड़े थे। और स्वतंत्रता के बाद में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। स्वतंत्रता के बाद में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। देखो, तो समस्या यही थी कि वो रजवाड़े, समस्या क्या थी? वो रजवाड़े क्या होना चाहते थे? स्वतंत्र होना चाहते थे। अब वो स्वतंत्र रहेंगे तो अखंड भारत का सपना टूट जाएगा, और स्वतंत्र रहेंगे तो समस्या थी अखंड भारत पर, अखंड भारत पर क्या आएगा? खतरा मंडराएगा। अखंड भारत पर क्या मंडराएगा? खतरा। और स्वतंत्र भारत के बाद में आपके पटेल साहब की, सरदार वल्लभ भाई पटेल की दया भाव, कुछ भी समझ लीजिए, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सरसाइज पर सभी ने तो साइन कर दिया, लेकिन कुछ ने साइन नहीं किया। उनमें से थी आपकी जूनागढ़, हैदराबाद, आपकी एक मणिपुर बच रही है, एक JNK, जम्मू कश्मीर। ये चार ने नाटक किया था। ठीक है। अब हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ठहरे थोड़े से ताकतवर, थोड़े माइंडेड आदमी, और उन्होंने बल निकालने का भी प्रयोग किया, और जो कि आपकी हैदराबाद, याद करो, हैदराबाद के लिए कुछ चीज़ें की थी उन्होंने। उन्होंने ऑपरेशन पोलो चलाकर एक अर्धसैनिक कार्रवाई करी। अर्धसैनिक कार्रवाई समझ गए? ठीक है, सेना के बलबूते से उनको मिलाया। दूसरा था आपका जूनागढ़। जूनागढ़ में जनमत संग्रह, याद करो, जनता के द्वारा जनमत संग्रह करवाकर, जनता का दबाव डलवाकर। ठीक है। तीसरा JNK, याद करो, JNK विलय पत्र साइन करवाया था हरि सिंह, याद कर लो, ऑलरेडी बता रखा है। ठीक है। और इनके अभी आगे करेंगे इनको थोड़े विस्तार से, तब आपको इनको डेप्थ में पढ़ाया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट जो प्रॉब्लम थी हमारी तीसरी, वो थी राज्यों का पुनर्गठन। कौन सी थी? राज्यों का पुनर्गठन। राज्यों का पुनर्गठन के लिए सरकार ने एक आयोग बनाया, राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया। सरकार ने कब बनाया था? 1953 में। किसकी अध्यक्षता में? किसकी अध्यक्षता में बना? याद करो, फजल अली की अध्यक्षता में। सॉरी, फजल अली की अध्यक्षता में एक आयोग बना था। समझ में आ गया? इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी थी। इस आयोग ने रिपोर्ट कब दी थी? 1955 में। ये भी याद रखेंगे। और सरकार ने आयोग के आधार पर ही, आयोग का कार्य क्या था बताओ, याद करो, राज्यों की सीमाओं का निर्धारण, सीमाओं का निर्धारण। अच्छा, निर्धारण किस आधार पर होगा? याद करो, बताया था, निर्धारण होगा भाषा के आधार पर। निर्धारण किस? भाषा के आधार पर। ठीक है। और इस कार्य को अच्छे तरीके से करने के लिए सरकार ने कानून यानी कि एक्ट बनाया, और क्या क्या नाम से बनाया? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। इस कानून के आधार पर सरकार ने कुछ चीज़ें सिफारिशें करी, और इस कानून में 2 सिफारिशें करी थी, जो कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने 2 सिफारिश करी थी। उस सिफारिशों में, ठीक है, 14 स्टेट और 6 UT बनाया गया, 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। ये याद रखेंगे आप अच्छे तरीके से कि राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा जो सीमाओं के निर्धारण हेतु जो राज्य बनाए गए थे, सीमाओं के निर्धारण के हिसाब से वो कितने राज्यों की डिमांड करी थी? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है। अब थोड़ा सा राज्य पुनर्गठन आयोग को थोड़ा सा विस्तार से कर लेते हैं। इसके कार्य, कार्य तो ऑलरेडी बता दिया है मैंने। कार्य में क्या करेंगे कि राज्य की सीमाओं के मसले पर गौर करता है। राज्यों की सीमाओं का निर्धारण, कार्य समझ में आ गया। राज्य की सीमाओं का क्या करना था? निर्धारण करना था। दूसरा, इसने कुछ रिकमेंडेशन दी थी, कुछ सिफारिशें दी थी। सिफारिशों में पहला क्या सिफारिश बोली कि राज्य के पुनर्गठन में, राज्य के पुनर्गठन में स्पेशल भाषा को क्या बनाया जाएगा? आधार। भाषा के आधार पर आप राज्यों का पुनर्गठन करेंगे। लाइक 1952, याद करो, आंध्र प्रदेश। ठीक है। इसी प्रकार से 1960 में याद करो आपकी बॉम्बे, जिसे बॉम्बे, उसको 2 भागों में तोड़ा, महाराष्ट्र और गुजरात। याद आ गया एग्जाम्पल के लिए। दूसरी सिफारिश क्या की उन्होंने? दूसरी सिफारिश में उन्होंने बोला, इन्होंने एक राज्य यानी कि एक देश और एक भाषा, इस सिद्धांत को क्या कर दिया? अस्वीकार।
ये इन्होंने बोला कि पूरे देश के लिए एक भाषा हो, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि तमिलनाडु में अलग भाषा है, रीजनल लैंग्वेज अलग है, महाराष्ट्र में अलग है, राजस्थान में अलग है, उड़िया में अलग है, पश्चिम बंगाल में अलग है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि पूरे देश के लिए एक ही भाषा हो, ये पॉसिबल नहीं है। तो इस सिद्धांत को क्या किया इन्होंने, अस्वीकार। इसी इसकी कुछ आलोचना भी की गई, इसकी क्रिटिसाइज भी की गई, कुछ आलोचना की गई। इसकी आलोचना क्या की गई, आधार क्या था आलोचना करने का, कि बोला कि आलोचना किस आधार पर की, कि सभी राज्यों का भाषा के आधार पर गठन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सभी राज्यों को भाषा के आधार पर गठन पॉसिबल नहीं है। दूसरा, ठीक है, राज्यों की सीमांकन का जो स्वरूप था, राज्य की जो सीमाएं डिसाइड करने का जो स्वरूप तरीका था वो भी क्या था, गलत था। ठीक है, तीसरा, किस आधार पर, ठीक है, इन्होंने भाषा स्तर पर, यानी कि भाषावार राज्यों, हम कह सकते हैं भाषावार राज्यों के पुनर्गठन के सिद्धांत को क्या किया था, स्वीकार किया था, एक्सेप्ट कर लिया था। इस आधार पर इनकी क्या की गई, आलोचना। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और इसको कई विद्वान इसका महत्व भी समझते हैं कि राज्य पुनर्गठन आयोग का क्या महत्व था, क्या इंपॉर्टेंस थी। तो पहला था, यह एक लोकतांत्रिक कदम था। कैसा कदम था, लोकतांत्रिक। मानते हैं कि ये ठीक कदम था, अच्छा कदम था, सरकार के द्वारा उठाया गया था। ठीक है, ये एकता पर बल देता था, एकता पर बल। ठीक है, क्यों, क्योंकि सभी राज्यों को भाषा के आधार पर गठन हो रहा है, तो एकता पर बल देता था। ठीक है, सीमांकन के आधार पर नए नए राज्यों का गठन होगा। ठीक है, सीमांकन के आधार पर न्यू स्टेट्स बनेंगे, न्यू स्टेट्स फॉर्मेशन होंगे। ठीक है, और आर्थिक और सांस्कृतिक महत्व भी था इनका, आर्थिक और सांस्कृतिक महत्व भी था, ये भी याद रखेंगे आप। ठीक है, इन आधार पर इनका महत्व भी बताया गया है, किसका, राज्य पुनर्गठन है आयोग का। अब एक चीज याद कर लेते हैं कि कुछ राज्य बनाए गए हैं, तो ठीक है, देखते हैं। पहला, कुछ राज्य हैं, तो जैसे 1960 में कौन कौन सा बना, आपको महाराष्ट्र और आपका गुजरात याद हो जाना चाहिए साथ के साथ। ये किसका हिस्सा थे, मुंबई का। ठीक है, 1963 में कुछ बनाया, एक 1963 में बनाया आपका नागालैंड। कौन सा बना, नागालैंड। तो 1966 में बना, 1966 में आपके कुछ कुछ बने हैं, जैसे पंजाब, ठीक है, हरियाणा, ठीक है, और हिमाचल प्रदेश। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, और 1972 में भी बनाया गया, कौन कौन सा आपका, मेघालय। 1972 मेघालय बना, याद करो। मणिपुर बनाया था, ठीक है, याद करो। त्रिपुरा बनाया था, याद आ गया आपको। ठीक है, और क्लियर हुआ। ठीक है, और 1987 में 1987 में आपको याद आ रहा होगा, मिजोरम, मिजोरम बना। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश बना। ठीक है, और सन 2014 में आपको पता है 2 जून 2014 को बनाया था तेलंगाना। और ठीक है, एक और रह रहा है, सॉरी एक और रह रहा है, सन 2000 से 2000 में बने थे 3। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ बना, उत्तराखंड बना, और आपका झारखंड बना। ठीक है, ये सन 2000 में बने। और 2 जून 2014 को कौन सा बना था, तेलंगाना। कौन सा बना, तेलंगाना। आई होप कि आपको ये क्रम याद हो गया होगा। ठीक है, दोबारा रिपीटेशन कर लीजिए आप। ठीक है, 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात बने थे। ठीक है, सॉरी, 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात बने। 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात बने, किससे, बॉम्बे से। बॉम्बे से अलग बने। ठीक है, मराठी भाषा बोलने वाले महाराष्ट्र, गुजराती भाषा बोलने वाले गुजराती। ठीक है, 1963 में नागालैंड बनाया गया। ठीक है, 1966 में, उसके 3 साल बाद में पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश बनाया गया। 1972 में मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा बनाया गया। और 1987 में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश बनाया गया। सन 2000 में 3 बनाए गए, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। ठीक है, 2 जून 2014 को तेलंगाना बनाया गया। और आप ये और याद रखेंगे, सन 2019 में आप 2 जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, चलो, आई होप कि आपको याद हुई होगी चीज़ें। ठीक है, अब
देशी राज्यों के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे ढंग से। देशी रियासतें, देशी रियासत की बात करते, विलय की समस्या थी, तो इनको कैसे विलाया जाए, इनकी एक समस्या थी, प्रॉब्ली समस्या थी, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद ब्रिटिश सरकार ने यह घोषणा करी थी, लॉर्ड माउंटबेटन ने घोषणा करी थी कि अपनी मर्जी से अर्थात वे स्वतंत्र है, वे स्वतंत्र है। क्या स्वतंत्र था? उनके पास तीन ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन क्या था कि वो पाकिस्तान में चले जाए, वो भारत के साथ आ जाए, या वो क्या हो जाए, स्वतंत्र हो जाए। अब भारत को पता था कि इनको स्वतंत्रता दी तो अखंड भारत का सपना अधूरा रह जाएगा और ये चुनौती क्रिएट होगी भारत में, ठीक है। और पाकिस्तान वाले चाहते थे कि हमारे साथ आ जाए, तो इनकी मर्जी थी भाई, इनको सेल्फ डिसीजन लेना था। और भारत को पता था इनको अकेला नहीं छोड़ सकते, नहीं तो ये भारी पड़ेंगे फ्यूचर में, ठीक है। तो पुनर्गठन की समस्या को हम तीन चरणों में करेंगे। पुनर्गठन की समस्या को 3 चरणों में करेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा। फर्स्ट फेज, ठीक है, और सेकंड फेज और थर्ड फेज। पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण। पहले चरण में तो हम या नए पेज स्टार्ट करते हैं। पहले चरण में तो जो पर एकीकरण हुआ ना पहले चरण में, वो क्या था, कुछ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ये क्या है, आप याद करो कि देशी रियासतों का भारतीय संघ में शामिल होने हेतु एक विलय या सहमति पत्र था। याद हो गया, ठीक है। और अधिकांश जो देशी रियासतें थी, अधिकांश देशी रियासतों ने क्या कर दिया था, साइन कर दिया था, ठीक है। तो वो जैसे साइन करे तो भारत का हिस्सा बन गए। फर्स्ट फेज में दिक्कत नहीं आई। सेकंड फेज स्टार्ट हुआ, सेकंड जो चरण स्टार्ट हुआ था, ठीक है, एकीकरण का। इसमें कुछ को मिलाया गया, और कुछ को मिलाने के बाद में सेकंड चरण में कौन कौन थी जो ज़्यादा नाटक कर रही थी, वो थी, पहली थी मणिपुर। अब मणिपुर को मैं यहीं सल्टा देता हूँ कि ये क्या था, मणिपुर वाले नाटक क्यों कर रहे थे। तो मणिपुर की थोड़ी स्टोरी को दिमाग में बिठाने के लिए हमें कुछ चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं एक बार डिटेल से थोड़ी चीज़ें बता देता हूँ, ठीक है। पहला, मणिपुर महाराज थे बौद्ध सिंह, ठीक है। तो इंडियन गवर्नमेंट और जो मणिपुर महाराज थे, कौन थे, याद करो, कौन थे, बौद्ध सिंह। कौन थे, बौद्ध सिंह। इनके बीच में क्या हुआ, समझौता हुआ विलय पत्र का, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और मणिपुर में इलेक्शन हुए, मणिपुर में क्या हुए, इलेक्शन हुए। कब हुए, जून 1948। कब हुआ, जून 1948 में मणिपुर में इलेक्शन हुए। और मणिपुर में पहली बार संवैधानिक राजतंत्र की क्या हुई, स्थापना। क्या हुई, संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना। और थोड़ा और डिटेल से हम देखें ना तो आगे बढ़ते हैं। एक फैक्ट है, ये रट के रखना आप, कि मणिपुर, याद करो किताब में भी एक फैक्ट दे रखा था कि मणिपुर पहला सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव कराने वाला राज्य था। ये आप अच्छी तरीके से ध्यान में बिठा लेंगे कि मणिपुर पहला राज्य था जिसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर क्या हुए थे, चुनाव हुए थे। ये 1 नंबर का सवाल पूछ सकता है यहाँ से, ठीक है। आगे, और
इसी प्रकार से मणिपुर अंततः राजा ने मणिपुर का क्या कर दिया, विलय कर लिया, भारत में क्या कर लिया, मिला लिया। ये याद रखेंगे आप। इज इट क्लियर? ठीक है, मणिपुर का विलय आपको याद हो गया होगा। पहले सेकंड चरण में चल रहे हैं अपन, ठीक है। दूसरे चरण में बात करें तो J&K, जम्मू कश्मीर का याद देख लेते हैं थोड़ा सा, जम्मू कश्मीर को, ठीक है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो 1948 में जम्मू कश्मीर ऊपर वाले एरिया में, यहाँ पर आकर जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया, जिसे आप POK बोलते हैं। और हम तो इतने खुशी में पागल हुए कि ध्यान ही नहीं दी चीज़ें कैसे हो गई। और मणिपुर कश्मीर भारत में शामिल होने के लिए, सॉरी, जो वहाँ के राजा थे हरि सिंह, उन्होंने गुहार लगाई भारत के PM से कि भाई साहब हमें भी, ये हमें बचाओ इनसे, नहीं तो लफड़ा हो जाएगा। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की सहायता से उनको भारत में विलय करने के लिए राजी किया या मनाया गया। परंतु वो शामिल तो हो गए थे, लेकिन उनका झंडा, उनका संविधान सब कुछ अलग था, और 2019 तक अलग ही था। जो 370 हटाया गया है उसका संविधान वगैरह सब 19 है, लेकिन 370 हटाने के बाद भारत में विलय हो गया। तब से भारत में सभी कानून उसमें लग रहे हैं, विलीन हो रहे हैं, लग रहे हैं, सब मतलब लागू होते हैं। ध्यान रखना थोड़ा सा। अगर आपको थोड़ा और भी डेप्थ में जानना है तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अगर नहीं सर आप डेप्थ में बताओ थोड़ा सा, तो 1947 के बाद जम्मू एंड कश्मीर के महाराज थे। जम्मू एंड कश्मीर के महाराज कौन थे, याद करो, कौन थे? हरि सिंह। कौन थे? हरि सिंह। अब हरि सिंह उन्होंने, भाई साहब बहुत समझदार, ज़्यादा ही समझदार नेता थे। तो उन्होंने क्या करा, स्वतंत्र रहने का क्या लिया फैसला। स्वतंत्र रहने का क्या किया उन्होंने, फैसला किया, भाई हम तो स्वतंत्र रहना चाहते हैं। लेकिन 22 अक्टूबर 1947, ये डेट याद रखेंगे, 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान के कबायली हमलावरों ने जम्मू कश्मीर पर, हमला कर दिया। क्या कर दिया? हमला कर दिया। और हमला करने के बाद में भाई साहब आपके हमला करने के बाद हरि सिंह ने क्या करी, भारत से मदद मांगी। भारत से क्या मांगी? मदद मांगी। और भारत से मदद मांगी तो ठीक है, मदद करने के लिए तैयार है हम, कौन से मना कर रहे हैं। 26 अक्टूबर 1947 को हम भी तेज हैं, तो विलय पत्र पर साइन करवा लिया। और विलय पत्र पर साइन करे जैसे किया, तो हमने भी हमलेवार को बढ़िया मुंह तोड़ कर जवाब दिया। ठीक है, क्लियर हो गया। ये हमने पढ़ लिया जम्मू कश्मीर का। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थर्ड हम पढ़ते हैं हमारा जूनागढ़। थर्ड कौन सा पढ़ते हैं? हमारा जूनागढ़ की बात करें तो इसकी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये आपके क्षेत्र की बात करते हैं, गुजरात के दक्षिण पश्चिमी स्थित एक क्या थी, रियासत। दक्षिण पश्चिमी स्थित क्या थी, एक रियासत। और 15 अगस्त 1948 को भारत में शामिल, मतलब भारत में क्या किसी में शामिल नहीं हुई थी ये, थोड़ा ध्यान रखेंगे, शामिल नहीं हुई थी। तो हुआ क्या, लफड़ा क्या था? जब इसमें क्या थे, अधिकांश जो यहाँ की जनता थी ना, वो कैसी थी, हिंदू थी। अधिकांश जनता क्या थी यहाँ की, हिंदू थी। बट क्या, यहाँ का जो महाराज था ना भाई साहब, महाराज, वो क्या कौन थे, मुस्लिम थे। और उनका नाम क्या था, महाबत खान। महाराज का नाम क्या था, महाबत खान। ठीक है, वो नहीं माने। ठीक है, माउंटबेटन की सलाह थी कि वो ठीक है भारत में शामिल हो जा। ठीक है, माउंटबेटन जो थे हमारे, माउंटबेटन की सलाह थी कि भारत में शामिल हो जा। भाई साहब नहीं माने, नहीं मैं तो नहीं होऊंगा शामिल, ठीक है, मैं तो स्वतंत्र रहना चाहूँगा। तो फिर ठीक है, हम भी तैयार बैठे हैं। तो 15 सितंबर 1947, कौन सी, 15 सितंबर 1947 को, ठीक है, तो भाई साहब ने क्या बोला, हम तो पाकिस्तान में शामिल होंगे। भाई साहब कब बोला, 15 सितंबर 1947 को पाकिस्तान में शामिल होने का क्या लिया, फैसला। अब पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला किया
तो ये तो लफड़ा हो गया ना। तो भाई साहब हमारी इंडियन गवर्नमेंट को पता चल गई ये बात, ठीक है। और इंडियन गवर्नमेंट को जैसे पता चला, ठीक है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे बैठे ही हैं लट बजाने के लिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 20 फरवरी 1948, ये डेट याद रखेंगे, 20 फरवरी 1948 को वहाँ की जनता से पूछ लिया, भाई तुम किसकी तरफ जाना चाहते हो, कहाँ मिलना चाहते हो। जनता के सामने क्या करा है, जनमत संग्रह। जनमत संग्रह, जनता को डिसीजन लेना होता है इसमें। जनता के सामने डिसीजन लिया तो जनता की लगभग 91% जनसंख्या क्या क्या बोली होगी, सोच के देखो, कि हम तो भारत में शामिल होना चाहते हैं, भारत में शामिल होना चाहते हैं, तो हमें तो यही चाहिए था। तो फिर तो क्या, अब क्या हुआ होगा बताओ। 20 फरवरी 1948 को भारत की 91% जनसंख्या ने बोल दिया कि हम भारत में शामिल होना चाहते हैं, और उसी दिन से जो जूनागढ़ का भारत में क्या कर लिया गया, विलय। आई होप कि स्टोरी तरीके से आपको याद हो रहा होगा चीज़ें, ठीक है। चौथा हम देख लेते हैं, जो लास्ट है हमारी, वो सबसे बड़ा था हैदराबाद। ये भी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, स्टोरी के तरीके से याद रखो ताकि चीज़ें याद रहे हमें। और क्या हुआ होगा, ठीक है। यहाँ की जनसंख्या है लगभग 87% जनसंख्या क्या थी, हिंदू। क्या थी, 80% जनसंख्या हिंदू थी। बट हैदराबाद के जो शासक थे, कौन से, निजाम भाई साहब, निजाम निजाम पूरा नाम है निजाम उस्मान अली खान। क्या है, निजाम उस्मान अली खान, ये इनका पूरा नाम है, ठीक है। हुआ क्या, इस भाई साहब ने स्वतंत्र रहने की क्या कर दी, घोषणा। स्वतंत्र रहने की घोषणा करी इन्होंने। क्लियर हुआ यहाँ तक बात, ठीक है। और इस घोषणा को भारत सरकार ने क्या कर दिया, खारिज। नहीं भाई साहब, आप स्वतंत्र नहीं रह सकते, आपको शामिल होना ही पड़ेगा। और इसी चक्कर में तेलंगाना में विद्रोह खड़ा हो गया। उस टाइम तेलंगाना आंध्र प्रदेश का ही भाग था। तेलंगाना में क्या हुआ, विद्रोह, ठीक है। तेलंगाना में विद्रोह हुआ, ठीक है। इसी विद्रोह के बीच में सरकार ने एक क्या चालू किया, ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो चालू किया। ऑपरेशन पोलो के तहत मतलब हैदराबाद पर पुलिस कार्रवाई। भारत सरकार ने हैदराबाद पर क्या करी, पुलिस कार्रवाई। 13 सितंबर को चालू किया था 1948 में। उनको टाइम दिया, भाई साहब इनको खदेड़ दो 5 दिन के अंदर अंदर, यानी कि 17 सितंबर 1948 को ही भाई साहब निजाम भाई साहब ने क्या कर लिया होगा बताओ, आत्मसमर्पण। इतना बुरा मारा इंडियन आर्मी ने कि उन्होंने क्या कर लिया, आत्मसमर्पण। अब याद रखें, ऑपरेशन पोलो भारत सरकार के द्वारा चलाया गया था, ठीक है। अब एक और बात मैंने आपको किताब में एक चीज़ अंडरलाइन करवाई थी, रजाकार। याद करो, रजाकार कौन है, ठीक है। निजाम ने एक अर्ध सैनिक बल तैयार किया था, ठीक है। इसे क्या कहा गया था, रजाकार। याद हो गया होगा पूरी स्टोरी, ये पूरी याद हो गई होगी आई होप की। पुलिस कार्रवाई के द्वारा, ठीक है, हैदराबाद को भारत में विलय किया था। 13 सितंबर से लेकर 17 सितंबर के बीच में चलाया गया था, और 17 सितंबर को आत्मसमर्पण कर दिया था पूरा सेटअप। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। मेन चीज़ें आपको करवा दी गई है, और लेसन भी समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप जाके मेन चीज़ें वापस वीडियो को रिकॉर्डिंग करके देख लीजिए, ठीक है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मेन चीज़ें कवर कर दूँ एक साथ ही। और आपको मैं फिर कह रहा हूँ, अपना जो टेलीग्राम चैनल है अपना, क्लैरिटी फॉर NCERTs बाई नवीन, इस पे आपको पूरी नोट्स की PDF मिल जाएगी आपको, और सूचनाएं मिलती रहेगी इस पे क्या कैसे पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, जो बच्चे मेरे से पढ़ रखे हैं वो अच्छे से एक बार वीडियो को देख ले, बार बार देखे, समझ में ज़रूर आएगा, लेसन याद हो जाएगा। जो चीज़ें मैं 3 दिन में पढ़ा रहा हूँ वो 1 घंटे में पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो ये PDF आप स्लो कर करके देखें, नोट्स को साथ में रखें, PDF को साथ, बुक को साथ में रखें, और बस मेरी आवाज़ सुनते जाए और नोट्स में मेन चीज़ों को अंडरलाइन करते जाए। मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। लगा है तो कमेंट बॉक्स में यस या नो का तो रिप्लाई करें। जो भी डिश समझ में नहीं आया कमेंट बॉक्स में पूछ लेना,
ठीक है। और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, थोड़ा सब्सक्राइब भी कर लिया करो भाई, इतना क्या ही ऐंठ में रहना, ठीक है। और इसी तरीके से हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। अच्छे से रहो, पढ़ते रहो, मस्त रहो, चिल, बाय।